जय हिंद दोस्तों। मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ अपने रजनीश नेट यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में सीखेंगे एसएससी से रिलेटेड इंजीनियरिंग के कुछ प्रश्न जो पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं। उन्हीं से हमने 10 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है और आने वाले एग्जामों के पर्पज़ से हमने सेलेक्ट किया है। तो प्रश्न सभी ईजी हैं, एक दो प्रश्न इसमें हार्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में अधिकतर ईजी प्रश्न आते हैं 80% तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो हाँ, पहला प्रश्न आप पढ़ सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे या फिर पहले आपको प्रश्न दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। देख सकते हैं आप, ये प्रश्न करते जाएंगे, उसी के साथ हम देखते जाएंगे प्रश्न को। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, 3 प्रतिरोध प्रत्येक 27 ओम के प्रतिरोध के साथ डेल्टा में गठन संयोजित है, मतलब डेल्टा में संयोजित है। यह डेल्टा से स्टार में रूपांतरण किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में परिवर्तित होगा। तो क्या बोला गया, डेल्टा से स्टार में बदला जाए तो प्रतिरोध पूछा गया, सभी में क्या होगा। जैसा कि पता क्या बोला, 3 प्रतिरोध प्रत्येक 27 ओम के प्रतिरोध के साथ डेल्टा में निर्माण, मतलब ये जो डेल्टा हमारा किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। क्या बोला है, सभी क्या प्रतिरोध क्या है, 27 ओम। क्या है, 27 ओम। ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। क्या तीनों का क्या है, 27 ओम। इसमें क्या बोला, अगर इसी को हम स्टार में कन्वर्ट कर दें, स्टार हमारा किस प्रकार होता है, इस प्रकार से। ये हमारा स्टार हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये इसमें क्या बोला, जो भी वैल्यू आएगी इन तीनों की, ये सभी में क्या होगी, सेम होगी। क्या होगी, सेम होगी इस इन तीनों की रेजिस्टेंस। तो 3 प्रतिरोध क्या, तीनों का प्रतिरोध क्या है डेल्टा में, ये इसका 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 क्या, 27 ओम। तो डेल्टा से क्या बोला गया है, स्टार में रूपांतरण, मतलब ट्रांसफर किया गया है। तो प्रत्येक का प्रतिरोध क्या होगा स्टार में। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम, अगर डेल्टा का हमारा सिंबल क्या होता है इसमें, इस प्रकार से, और स्टार का क्या होता है, इस प्रकार से। सॉल्व करने से पहले इन सबको सबसे पहले हम हटा देते हैं, इन सबको यहाँ से। क्या बोला है, डेल्टा का कितना बोला है, डेल्टा रेजिस्टेंस 27 ओम। इसको किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। तो इसका ट्रिक अगर फार्मूलेस करेंगे इस प्रकार से, आर स्टार, तो क्या बोला, R1 इन R2 प्लस R2 R3 बाई R1 प्लस R2 R3, इस प्रकार से करेंगे तो क्या होगा, टाइम लगेगा। तो इसका ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने का क्या होता है, जैसे डेल्टा से स्टार में बदलना तो क्या होगा, आर डेल्टा बाई क्या होगा, स्टार बाई 3। क्या होगा, आर स्टार बाई 3, क्योंकि हमें डेल्टा से किस में बदलना, स्टार में। अगर यही बोलता होता अगर स्टार से डेल्टा मिलता तो क्या होगा, इसका हो जाता आर स्टार बाई क्या हो जाता, 3 डेल्टा आर डेल्टा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है उसमें। तो चलिए इन सबको चलिए इनको सॉल्व करते हैं, मतलब फार्मूले में रखते हैं इसको। तो कौन सा हम किस में बदलना है, डेल्टा से स्टार में। तो क्या होगा हमारा, ये आर डेल्टा क्या हो जाएगा, आर स्टार बाई 3, क्योंकि हमें प्रतिरोध निकालना है। सॉरी, आर डेल्टा क्या हो, आर स्टार बाई डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें किससे मतलब डेल्टा से स्टार, डेल्टा डिस्टेंस का मान कितना दिया गया है, 27। कितना दिया गया, 27। 27 किसका डिवाइड होगा, 3 का, कितना आ जाएगा हमारा, 9। कितना हो जाएगा, 9। 9 क्या हो जाएगा, ओम। क्या हो जाएगा, ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ओम 9 ओम किस में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 ओम। अगर यही हमें बदलना होता है, क्या होता है डेल्टा, अभी क्या है हमें डेल्टा टू स्टार बदलना है, अभी स्टार टू डेल्टा बदलना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाता, आर डेल्टा बाई क्या हो जाता है, आर स्टार बाई क्या हो जाता है, 3 डेल्टा। क्या हो जाता है, 3 डेल्टा। जैसे 9 ओम आएगा तो सभी तीनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, 9 ओम। जो ये जो इस प्रकार का सिंबल होता है, यहाँ का रेजिस्टेंस भी 9 ओम, यहाँ का भी और यहाँ का भी। तो इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न में। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक यही है, फॉर्मूला लगा आर डेल्टा निकालना है, मतलब डेल्टा में रेजिस्टेंस क्या, सॉरी स्टार में रेजिस्टेंस क्या होगा निकालना, क्या करेंगे, डेल्टा रेजिस्टेंस का मान रख के 3 का डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 3 डिवाइड। अगर स्टार से डेल्टा बदलना होता क्या करते हैं, स्टार में जो स्टार का रेजिस्टेंस दिया होता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो हमारे आंसर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, दूसरे नंबर प्रश्न में। उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये एसएससी जेईई आने वाले एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमने अधिकतर प्रश्न बेसिक इलेक्ट्रिकल का लिया है, ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। तो बोला क्या क्या है, 20 ओम तथा 60 ओम प्रतिरोध के समानांतर संयोजन के साथ कल
कुल प्रभावी धारा क्या बोला है, कल की जगह क्या होगा, कुल प्रभावी धारा क्या है 40 एम्पियर। क्या बोला गया 60 ओम प्रतिरोध द्वारा प्रभावित धारा क्या होगी, 60 ओम प्रतिरोध के द्वारा प्रभावित धारा क्या होगी। इसमें हम क्या करेंगे, क्या कौन सा नियम लगेगा हमारा, करंट डिवीजन रूल। क्या बोल रहेगा, करंट डिवीजन रूल। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दो प्रतिरोध दिया गया है तो हम क्या लिख लेते हैं, R1 कितना दिया गया है 20 ओम, R2 कितना दिया गया है 60 ओम, और करंट हमारा कितना दिया गया है 40 एम्पियर। हमें पूछा क्या गया है I1 सही 60 ओम के प्रतिरोध क्या बोला गया है, I2 पूछा गया है, मतलब 60 ओम प्रतिरोध के धारा क्या होगी, करंट पूछा गया है। जब दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो और एक करंट दिया गया तो I1 और I2 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा करंट डिवीजन रूल से। सबसे पहले I1 लिख लेते हैं, तो हमारे पास I1 क्या निकालेंगे, I इंटू R2 बाई क्या होगा R1 प्लस R2। ये I1 निकालने का फॉर्मूला करंट डिवीजन रूल से। जब दो करंट निकालने हो हमें, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया। अब दूसरा क्या होगा हमारा, सेम इसी प्रकार होगा, I2 को बराबर I, यहाँ R2 जो है यहाँ क्या हो जाएगा R1 बाई क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। सेम उसी प्रकार होगा, यहाँ रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, R1 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ R2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा R1। अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो किसी इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, देख सकते हैं। इसमें हमारा क्या हो जाएगा करंट, तो हमारा क्या हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, इसका मान कितना गया है 20, इसका मान कितना दिया गया है 60। तो हमें किसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू 60 ओम के थ्रू क्या निकालना है करंट। तो रेजिस्टेंस कितना दिया, ओह सॉरी करंट कितना गया, टोटल कितना दिया गया है 40 ओम। इसमें क्या हो जाएगा हमारा I1, इसका क्या हो जाएगा I2। जैसे हमने करंट डिवीजन रूल बताया था, हमें क्या निकालना है I2 निकालना है 60 ओम। तो हम क्या करेंगे I2 ले लेंगे यहाँ। तो हमने पहले फॉर्मूला क्या बताया था I2 निकालने का, I R1 प्लस R2, टोटल दोनों का रेजिस्टेंस नीचे क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो R1 R2 कितना दिया गया 60 और 20, अब 60 और 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 80। I दिया, I करंट कितना दिया गया 40 एम्पियर, कितना दिया गया 40 एम्पियर, और R1 कितना है 20, क्या है 20। अब इनको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये दो चौको 4, ये भी अभी दो चौको 8, अब 4 से 40 काटेंगे कितना हो जाएगा 10। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। 10 एम्पियर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। प्रश्न के हिसाब से हमारा डायग्राम कुछ इसी प्रकार से बनेगा, जो ये हमारा डायग्राम है। हमें निकालना क्या था 60 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस निकालता है, 20 ओम के थ्रू बोलता तो हम क्या करते, इसको I1 निकालना पड़ता तब हमें। तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, जहाँ पर ये हमारा 20 लिखा गया, यहाँ पर क्या लिखा जाता है हम 60, बाकी नीचे वही रहता R1 प्लस R2, वैल्यू निकल जाती है। फार्मूला जिससे मैंने पहले ही बताया था करंट डिवीजन रूल का, सेम इसी प्रकार से ये I2 निकालने का फार्मूला हो गया। ये I1 निकालते तो हम क्या करते, I R2 R1 प्लस R2, कुछ नहीं करेंगे। अगर I1 निकालना है तो यहाँ R2 का मल्टीप्लाई कर देंगे I में। I मतलब क्या होता है हमारा करंट, क्या होता है करंट, करंट की क्या होती है एम्पियर, क्या होती है एम्पियर। और ओम, ओम किसका यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो ओम का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, इसमें भी बता दे रहे हैं। तो हमारे करंट डिवीजन रूल से फार्मूले से सॉल्व हो गया। एग्जाम में प्रश्न कुछ इसी प्रकार सिंपल आते हैं, आपको समझना होगा क्या उसमें करना है एग्जाम में, कौन सा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर फार्मूले से करें। तो जो भी इजी ट्रिक बैठेगा सिंपल सीधे तरीके से शॉर्टकट, उसी को हम यूज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न है, एग्जाम में लोग इसको नहीं करके जाते क्योंकि सोचते हैं ये नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और लोग इसको इग्नोर करके जाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे। क्या बोला, एक नेटवर्क में 8 शाखाएं और 3 स्वतंत्र लूप होते हैं, तो नेटवर्क में कितने नोड होंगे। क्या पूछा है, कितने नोड होंगे। शाखाएं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रांच। क्या बोलते हैं, ब्रांच। 20 डिनोट करते हैं। स्वतंत्र लूप का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट लूप। क्या होता है, इंडिपेंडेंट लूप, इसको एल से डिनोट करते हैं। क्या पूछा है, नेटवर्क में कितने नोड होंगे, एन पूछा गया है। इसमें कौन सा फार्मूला है हमारे पास, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूले में इसको रखेंगे। तो 8 शाखा मतलब बी कितना दिया गया हमारे पास 8 दिया गया है ब्रांच। 3 स्वतंत्र लूप, तो एल कितना दिया गया हमारे पास 3, और एन हमें क्या करना है, पता करना है नोड। एन का मतलब क्या होता है नोड। जब भी कोई नेटवर्क हो, किसी नेटवर्क में नोड या स्वतंत्र लूप या शाखाएं निकालने को बोलते हैं, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला एल।
कौन सा फॉर्मूला करेंगे, ये एल इक्वल टू, एल का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र लूप, क्या होता है, स्वतंत्र लूप या इंडिपेंडेंस लूप। एल इक्वल टू क्या हो जाए, बी माइनस एन प्लस वन। इस फॉर्मूले से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ब्रांच निकाल सकते हैं, लूप निकाल सकते हैं, नोड निकाल सकते हैं। कोई दो वैल्यू दी गई हो तो तीसरी वैल्यू का पता कर सकते हैं। तो हमें निकालना क्या है, नोड, क्या निकालना है, नोड। हमारे पास दिया क्या क्या गया है, एल कितना दिया गया है हमारे पास, 8, कितना दिया गया है, 8। अब बी कितना दिया गया, ब्रांच, सॉरी एल कितना गया है, 3, कितना दिया गया है, 3। अब बी कितना दिया गया है, 8। बी का मतलब क्या होता है, ब्रांच। एन का मतलब क्या होता है, नोड। नोड नहीं दिया गया, क्या करना है, उसको पता करना है। अब क्या करें, प्लस प्लस में जोड़ देंगे, 8 है कितना हो जाएगा, 9। और ये प्लस इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। ये प्लस कितना दिया गया है, 3, क्या है, 3। अब क्या बच गया इधर, माइनस एन। तो 9 में 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का साइन है तो -6 इक्वल टू माइनस एन। तो माइनस माइनस कट गया तो एन, एन का मान कितना हो गया, 6। तो कितने नोड हैं एक नेटवर्क में दिए गए वैल्यू के अनुसार, 6। कितने नोड है, 6। एन हमें फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, एन। इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न भी आते रहते हैं। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। किस में है, ऑप्शन ए में। हमने कुछ नहीं किया, क्या फार्मूला रख दिया, क्या क्या फार्मूला रख दिया। फार्मूला क्या है, एल इक्वल टू बी माइनस एन प्लस वन। तो हमारा एल क्या होता है, स्वतंत्र लूप या इंडिपेंडेंस लूप। बी क्या हो गया, ब्रांच, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शाखा। एन का मतलब क्या हो गया, नोड। कोई भी दो वैल्यू दी गई है, नोड या नोड ब्रांच भी दिया गया तो हम लूप निकाल सकते हैं, और नोड और लूप दिया गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, ब्रांच निकाल सकते हैं। इसे फार्मूला रख के हम निकालते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया, फार्मूले से निकलता है। हमारा चौथा नंबर प्रश्न आ गया, कौन सा है, चौथा नंबर प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है, ये एक वन लाइनर प्रश्न है। क्या बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्या पूछा गया है, नवीकरणीय स्रोत। तो सबसे पहले मैं बता दूं नवीकरणीय स्रोत होता क्या है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्स क्या होता है, क्या होता है, जो प्राकृतिक सोर्स होते हैं, जैसे जैसे वायु हो गया, सूर्य की किरणें हो गई। इसकी डिफिनेशन क्या आ गया, जो मतलब भविष्य में ख़त्म ना हो, जिसकी कोई लिमिटेशन ना हो, मतलब कोई जो सीमित ना हो, मतलब ये जिसका समाप्त होने खतरा ना हो, ऐसे प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। जैसे वायु हो गया हमारा, पानी हो गया, सूर्य की किरणें हो गई, ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा, वायु। वायु क्योंकि कभी ख़त्म नहीं हो सकती वायु। कोयला भी है, ख़त्म हो सकता है टाइम के बाद, ऑयल भी हो सकता है ख़त्म, प्राकृतिक गैस भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन वायु ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, नवीकरणीय स्रोत हैं, मतलब रिन्यूएबल सोर्स, जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है ख़त्म होने के बाद। क्या होता है, वही होता है नवीकरणीय स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, 5वें नंबर प्रश्न में। ये हमारा 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न में बोला क्या है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव, मतलब ध्रुव की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोल वाला एक प्रेरण मोटर, मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3% सर्पी के साथ चलता है। तो रोटर की क्या बोला है, गति ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, रोटर की गति। रोटर की गति किससे डिनोट करते हैं, एन आर से। किससे डिनोट करते हैं, एन आर से। और किस फॉर्मूले में आता है ये, एस, इसमें एस इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस, इसमें आता है। तो एस क्या होता है, हमारी स्लिप होती है, और एन क्या होता है हमारा, एन एस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड। एन आर मतलब कहता है रोटर की गति होती है। क्या होता है, रोटर की गति। तो हम सबसे पहले इसको निकालने से क्या है, सिंक्रोनस स्पीड निकालनी होगी, एन एस। तो जो जो दिया उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। दिया क्या गया है, भी दिया है 220 वोल्ट, तो वोल्टेज का हमें कहीं उपयोग नहीं, उसको नहीं लिखेंगे। फ्रिक्वेंसी क्या दी है, 50 हर्ट्ज। पी कितना दिया गया, 6 स्लिप परसेंटेज कितनी दी गई, 3। स्लिप कितना दिया गया, 3%। कितना दिया गया, 3%। इसको क्या करेंगे हम, 3% है, इसको नंबर में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसका क्या करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 0.03। कितना हो जाएगा, 0.03। तो हमारे पास क्या मिला, फ्रिक्वेंसी मिल गया, पोल, और एस मिल गया, एस। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे। क्या करेंगे, सिंक्रोनस स्पीड। उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस 120 F/P।
तो एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी, पी क्या होता है पोल। तो हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है 50 हर्ट्ज, जब पी कितना दिया, पोल कितना दिया गया है 6। तो हम क्या करेंगे, इसे फार्मूले में रख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख के इसका क्या करेंगे, रोटर की गति निकालेंगे, एन आर फाइंड करेंगे। सबसे पहले एन एस कितना, एन एस ये फार्मूला इसको निकालना तो 120 एफ। तो इसको सबसे पहले मिटा देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं आगे। क्या करते हैं, फार्मूला एक बार और लिख देते हैं आपको समझने के लिए। क्या है, एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी। तो 120 हो गया। फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है हमारी 50, पी कितना देगा 6 पोल। ये ध्रुव इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, पोल, क्या बोलते हैं पोल। इसको हम क्या करेंगे कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 20 में क्या करेंगे, 20 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1000 RPM। फिर गत को RPM से डिनोट करते हैं। ये हमारे क्या निकला NS। अब हमें निकालना क्या है NR। तो NR फॉर्म निकालना क्या होगा, इस फॉर्म में रखेंगे S, यानी S बाई S है, S इक्वल टू NS माइनस NR बाई NS। इसे फॉर्मूले में रखेंगे। इन सबको हम मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद सॉल्व करते हैं। इसको आप लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये बाद में नहीं लिख पाएंगे, देख पाएंगे आप बाद में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये प्रश्नों को आगे भी बढ़ाते जाएंगे। ये हो सकता है वीडियो को दोबारा देख के लिख सकते हैं। तो लिखने से ज़्यादा जरूरी समझना, समझ के द्वारा भी लिख सकते हैं हम वीडियो को देख करके। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे इसको। तो हमारा NS कितना निकला था 1000 RPM। कितना निकला था 1000 RPM। तो S कितना हमारा निकाला था हमने 0.03, क्योंकि इसको परसेंटेज हमने क्या किया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया था। S हमारा कितना था 0.03 इक्वल टू NS कितना है 1000 माइनस NR, ये नीचे भी क्या है NS इसके वैल्यू लिख देंगे 1000। ये इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होता है तिर्यक गुणा, क्या होता है तिर्यक, इसका यहाँ और इसका यहाँ। तो यहाँ कुछ नहीं होता, उसको एक मान लेते हैं हम। तो इसको सिंपल वहीं रहने देंगे। इस 1000 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 0.03 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3। कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1000 माइनस NR। और 1000 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। ये क्या है 3 हमारा। इसको हम क्या करेंगे, 1000 माइनस में है और ये प्लस 3 है, इक्वल टू क्या है NR। तो कितना हो जाएगा हमारा -997। ये भी क्या है हमारा माइनस NR, क्योंकि ये माइनस चिन्ह में रहेगा तो माइनस माइनस कट जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा NR इक्वल टू 997। सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ से 1000 में 0.03 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 30। क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। और 30 में 1000 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 970। कितना हो जाएगा 970। तो NR हमारा कितना हो जाएगा 970 RPM। कितना हो जाएगा 970 RPM। सॉरी इसको जहाँ 1000 में 0.03 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 30। तो हमने जहाँ 3 लिखा था वहाँ 30 करके आया कि आगे आप सॉल्व कर सकते हैं उसको भी, इतना तो आपको पता ही होगा। तो हमारा कितना होगा कि NR कितना आ जाता है 970 RPM। कितना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। तो हमने इस प्रकार प्रश्न में क्या किया है, ये प्रश्न SSC JEE के सेकंड जो आता है लिखित पेपर, जो सेकंड पेपर होता है उसमें भी आ सकता है, और इसमें भी जो MCQ होता है उसमें भी आ सकते हैं, जो कंप्यूटर बेस होता है। तो ये कोई भी तरीके किसी भी एग्जाम में करना आपको इसी तरीके, सबसे पहले क्या करेंगे सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेंगे NS, उसके बाद इस फार्मूले में रख देंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले अगर यहाँ परसेंटेज दिया तो उसको क्या करेंगे, यहाँ नंबर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा कौन सा कितना आता है 970 RPM। तो इस 5वां नंबर पर कंप्लीट होता है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में आप सब पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा आ गया 6वां नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है, सबसे पहले क्रमशः सेल्फ इंडक्टेंस को 18 हेनरी और 2 हेनरी वाली कुंडलियाँ चुंबकीय रूप में युग्मित है, उनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 हेनरी है होता है। तो पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूछा गया है। क्या पूछा है, युग्मन का गुणांक पूछा गया हिंदी में बोले तो। सेल्फ इंडक्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या,
अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरक तत्व। क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरक तत्व। हमें निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इसका फार्मूला क्या होता है सबसे पहले बता दूँ, और उससे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया। सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिया है, 18 हेनरी और 2 हेनरी। तो L1 कितना दिया गया हमारे पास 18। एस का मतलब क्या होता है, हेनरी। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी। क्या होती है, हेनरी। एग्जाम में पूछ सकता है इंडक्टेंस यूनिट क्या होगी, तो मतलब इंडक्टेंस यूनिट क्या होगी, हेनरी। और L1 दिया है। L2 कितना दिया गया हमारे पास, 2 हेनरी। कितना दिया गया है, 2 हेनरी। हमें पूछा क्या है, के पूछा गया है। और क्या दिया गया है, एम दिया गया है। एम कितना दिया, 3 हेनरी। एम का मतलब कहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो पूछा क्या, के पूछा गया है। तो इसको किस फॉर्म में रखेंगे, एम इक्वल टू के अंडर रूट L/L2। यह फार्मूला है निकालने का, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फार्मूला होता है ये। इसी फार्मूले में रखेंगे तो के का मान निकल आएगा। के का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब युग्मन का गुणांक पूछा गया है ये। तो हम क्या करें, सिंपल सा इस फार्मूले को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। तो के को हम क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, एम के नीचे आ जाएगा ये सारी L1 इंटू, तो के बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर एम डिवाइड बाई L1 L2 रूट में। इस फार्मूले में हम रखेंगे। इस फार्मूले को हमने इस प्रकार लिख दिया है। अब ना समझ में आ रहा तो उसको मिटा के पूरा एक बार लिख देते हैं आपको, इस फार्मूले को। तो हमने फार्मूला क्या लिखा था उसको, के इक्वल टू एम बाई L1 L2। इस किससे लिखा था, पीछे वाले फार्मूले से। किस फार्मूले से, एम इक्वल टू के L1 बाई L2। इस फार्मूले से हमने इसको लिखा है। तो हमारे पास एम कितना दिया गया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 3 हेनरी 3, और क्या दिया गया है, L1 इंटू कितना दिया गया, 18 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 36 रूट से बाहर लेके आएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 6। तो हम क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/6 क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 0.5। तो 0.5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। यहाँ 0.50 लिखा है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0.5 ही होगा वो। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। हमने क्या किया, सब ये फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का। एग्जाम में क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूले से ही हम निकालेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फार्मूला यही होता है, कि इसीलिए हम फार्मूला भी लिखते जा रहे हैं जो कि आपको याद रहे एग्जाम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, 7वां नंबर प्रश्न। हमने बोला था कुछ प्रश्न ईजी आते हैं, तो ईजी वाले प्रश्न यही हैं। पिछले वाले प्रश्न में क्या होता है, हमें फार्मूले को याद रखना पड़ता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही फार्मूले याद होते हैं। जितना भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे आपको क्या होगा, फार्मूले आपके दिमाग में रटते जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर कौन सा, 7वां। इसमें क्या बोला है, 3 प्रतिरोध 150 ओम 200 ओम तथा 600 ओम समांतर में संयुक्त है, मतलब किसमें है, पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में। तो बोला क्या गया, समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध जारी, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा। क्या बोला गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो 3 प्रतिरोध हमारे पास दिए गए हैं, किसमें किसमें दिए गए हैं, समांतर मतलब पैरेलल में। तो इसका डायग्राम अगर हम बना, किस प्रकार बनेगा डायग्राम पैरेलल का, कुछ इस प्रकार से। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, ए और बी। पहला क्या दिया गया 150 ओम, दूसरा क्या दिया गया 200 ओम, तीसरा क्या दिया गया 600 ओम। तो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RAB क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसी फॉर्मूले हम रखेंगे। अगर 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 4 रेजिस्टेंस, तो अगर 2 रेजिस्टेंस निकालना हो तो किसमें, आगे वाले प्रश्न में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/, लिखते जाएंगे इसको किस फार्मूले के रूप में। किसमें, फार्मूले के रूप में। तो क्या इक्वल टू रखेंगे 1/150 प्लस क्या हो जाएगा 1/ कितना 200 प्लस कितना हो जाएगा 1/600, जैसा कि दिया गया है। तो इस बार इसको हम मिटा के सॉल्व करते हैं। तो इसको हटा, यहाँ से यहाँ तक हटा के फिर सॉल्व करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फार्मूला हमने क्या बताया था, 1/RAB का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम क्या करें, इस फार्मूले हम रख रहे थे। तो 1/R1 कितना था हमारा 150 ओम प्लस R2 कितना था 200 ओम प्लस क्या था
ये 600 R3, तो हम क्या कितने RAB, तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा टोटल 600। तब इसका क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीपल डिवाइड करके यहाँ लिख देते हैं, इतना तो पता होगा आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बार भाग जाएगा तो एक में मल्टीप्लाई कितना होगा 4, और 200 कितने हो जाएगा 3 बार। तो हमने इसमें क्या किया था, फार्मूला रख दिया था हमने, ये हमारा फार्मूला था RAB बाई R1 1/R1 1/R2 1 बाई R3। तो हमने क्या किया, इसी फार्मूले सबको रख दिया। उसके बाद हमने सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया। तो हमने क्या, एलसीएम के बाद हमारी जो वैल्यू पाई तो उसका क्या किया, ऊपर नीचे कर दिए। 1/RAB था तो RAB को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया, और 600 नीचे था तो उसको ऊपर करके 8 को नीचे कर दिया। और जो हमारा डिवाइड करके जो हमारी वैल्यू है कितनी आई थी 75, 75 को हमने क्या कर दिया, 75 क्या होगा हमारा आंसर ओम में। तो ओम क्या होगा, रेजिस्टेंस यूनिट है, क्या होगा ओम होगा, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होगा ओम, तो 75 ओम होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा कौन सा नंबर है, 8वां नंबर प्रश्न। प्रश्न में क्या बोला गया, एक जनरेटर 200 वोल्ट विकसित करता है और आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है, और 100 ओम के भार तक पहुंचाएगी शक्ति का पता लगाइए। क्या बोला, 100 ओम के भार तक पहुंचाएगी शक्ति का पता लगाइए। तो सबसे पहले क्या करना, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया गया है, जनरेटर वोल्टेज क्या दिया गया, VTH कितना दिया गया हमारे पास 200 वोल्ट, और हमारा RTH कितना दिया गया है 100 ओम, कितना दिया गया है 100 ओम। सॉरी RTH नहीं होगा, RIN होगा, क्या बोला इंटरनल रेजिस्टेंस पर आंतरिक प्रतिरोध बोला गया है, तो कितना दिया गया 100 ओम। अब क्या ओम 100 ओम के भार तक लोड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है हमारा RL 100 ओम। ये हमारा सिंबल हो गया ओम के रेजिस्टेंस, ये हमारा किसका वोल्ट का। तो हमें निकालना क्या है, पहुंचाई शक्ति, हमें क्या निकालना है पावर, क्या निकालना है पावर, मैक्सिमम पावर निकालना है। तो किस फॉर्मूला से निकलेगा ये, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से। किससे निकलेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम से। उसका फार्मूला क्या होता है मैं आपको लिख के बता देता हूँ। क्या होगा, P/in या PM लिख के VTH स्क्वायर बाई 4RL। तो इसको हम आगे लिख के दिखाते हैं, इन सबको हटा के, ताकि अच्छे से दिखे आपको। क्या होगा, P/in तो क्या होगा VTH स्क्वायर बाई 4RL। R मतलब कहता है लोड रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। किसके होता है, लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम भी दिया गया है और लोड रेजिस्टेंस भी 100 ओम दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। हमारा भी कितना दिया गया है 200 वोल्ट, 200 का स्क्वायर कर देंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 100 ओम, कितना दिया गया है 100 ओम। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, बराबर होता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय, मतलब रूपांतरण प्रमेय। ट्रांसफ़र क्या बोलते हैं, हस्तांतरण। तो इंग्लिश में बोले ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हिंदी में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है मुझे बोलने में, डिफ़िकल्ट वर्ड को जो हिंदी में होते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला रख देंगे, तो 4 लिख देंगे। लोड रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 100, कितना दिया गया है 100। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 200 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो हम क्या करें 2 बार लिख दिया हमने, 4 इंटू क्या लिख दिया, कितना दिया गया 100। तो हम क्या करें, कुछ नहीं करें, इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से ये कट जाएगा, ये 2 जीरो, 2 से 2 पे ये कट गया। अब 200 200 कितने, 200 में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा 100। क्या हो जाएगा 100 वाट होगा। वाट किस में है, पावर यूनिट क्या होता है वाट, इसलिए हमने क्या लिख किया 100 वाट, क्योंकि पावर यूनिट क्या होती है वाट। तो हमने क्या किया, इसको किस फार्मूला से यूज किया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से। क्योंकि इसको बोला गया था शक्ति का पता लगाइए। हमारे पास दिया क्या गया था, वो भी दिया गया था, और इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया था RIN, और क्या दिया था RL। तो हमें पता चलना चाहिए किस फार्मूले में फिट बैठेगा, तो हमने इसी फार्मूले में इसको लगाया, क्योंकि हमारा वोल्टेज दिया गया था, लोड रेजिस्टेंस दिया गया है, और हमारे पास कुछ दिया नहीं है। अगर पावर निकालने के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे P बराबर V इक्वल टू I, तो हमारे पास वोल्टेज दिया है लेकिन करंट नहीं दिया गया था। P बराबर क्या होता है V स्क्वायर बाई R, ये भी होता है। मतलब पावर निकालने के कई फार्मूले होते हैं, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है ये निकालने के। तो जिस फार्मूले में हमारा जो वैल्यू दी गई उसको फिट बैठता है, उसी फार्मूले में हम रखेंगे। इस प्रकार से 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, 9वां नंबर। ये हमारा 9वां नंबर प्रश्न है। जैसे पिछले प्रश्न में बताया था, अगर 2 रेजिस्टेंस दिए हैं कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये वही है। तो हमारे पास दिया क्या गया है,
पढ़ लेते हैं। 12 ओम का एक प्रतिरोध 6 ओम के प्रतिरोध का समांतर में जुड़ा है। समांतर में पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब समांतर में जुड़ा। समतुल्य प्रतिरोध बोला मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। और क्या बोला? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। समतुल्य प्रतिरोध के हिंदी क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब दो रेजिस्टेंस दिए गए तो फार्मूला निकालने क्या होता है? आर ए बी इक्वल टू आर ए और मल्टीप्लाई क्या होगा? आर बी क्या? आर ए प्लस आर बी। तो आर ए हमारा कौन सा है? 12। R1 भी मान सकते हैं, आर बी मान सकते हैं। तो हम क्या आर ए क्या दिया? 12 और आर बी क्या देगा? 6 ओम। तो हम क्या करेंगे? इस फार्मूला में रख देंगे। तो हमारा फार्मूला के बाद फिर से देख लीजिए क्या है? आर ए इक्वल टू आर बी R1 सॉरी आर ए प्लस आर बी, इसी फार्मूले में रखेंगे। चलिए इसको मिटा कर अच्छे से लिखते हैं, आपको समझ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला कौन सा था? आर ए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, क्या करेंगे? 12 मल्टीप्लाई 6 और क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6। तो हम इसमें क्या करेंगे? 12 ये क्या अगर 12 मल्टीप्लाई 6 रहने देंगे, 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18। 6 में 18 का भाग कितना हो जाएगा? 3। 3 चौक 12। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? 4 ओम। कितना होगा? 4 ओम। 4 की ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो हम क्या ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं? आर ई क्यू, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया मतलब संतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। तो जब दो रेजिस्टेंस दिया गया तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम। आर ए मतलब R1 या R1 R2 भी मान सकते हैं। तो क्या होगा? R1 जैसे पहले बताया था, R1 मल्टीप्लाई R2 भाई क्या होगा? R1 प्लस R2, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। अब दो रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो ये सिंपल सा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो क्या करेंगे? सेकंडों में इसका सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है, मैथ बहुत ही अच्छी है, तो बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है? 10वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। कौन सा है? 10वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न। यह जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रश्न है, कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है और एक आध दो बार ITI के एग्जाम में भी आता है, SSC JEE के भी एग्जाम में आया है। तो इसका मेन पर्पज़, तीन पर्पज़, इंटरव्यू के लिए और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है। तो पूछा क्या गया है? क्या बोला है? सामान्य पद्धति के अनुसार 400 किलोवोल्ट उप स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि कितनी होगी? तो कितनी होगी? समान पद्धति के अनुसार 400 किलोवोल्ट के लिए उप स्टेशन के लिए, जो इलेक्ट्रिकल उप स्टेशन बनते हैं, स्टेशन उप स्टेशन बोलते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई ट्रांसफ़र की जाती है हर क्षेत्र में या हर वार्ड में, उसके उप स्टेशन बोला गया है। एक स्टेशन होता है जहाँ बिजली बनती है, उप स्टेशन होता है जहाँ सप्लाई की जाती है कंज्यूमर को। तो कितना का होता है उप स्टेशन बनने के लिए, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब स्टेशन। कितने एकड़ ज़मीन की बननी होती है? 50 एकड़। कितने ज़मीन की आवश्यक भूमि होती है? 50 एकड़ लगभग में होती है। जहाँ भी सब स्टेशन बने होंगे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उसमें बहुत सारी ज़मीन जो होती है उस बहुत सारी ज़मीनों में लगे होते हैं, उस जगह को छेक करके, स्थान को घेर करके। तो 400 किलोवोल्ट के लिए कितने एकड़ की ज़मीन है? 50 एकड़। कितने? 50 एकड़। थोड़ा सा और जान लेते हैं। 132 किलोवोल्ट के लिए कितने एकड़ की ज़मीन होती है? 10 एकड़। कितने की? 10 एकड़ की। और 220 वोल्ट के लिए कितने एकड़ ज़मीन होती है? 25 एकड़ की। कितने की? 25 एकड़ की। और 400 किलो वोल्ट के लिए आपको पता है कितने का हो गया? 50 एकड़ की ज़रूरत होती है। 132 किलो वोल्ट के लिए 10 एकड़ की, और 220 किलो वोल्ट के लिए कितने की जरूरत है? 25 एकड़ की ज़मीन की जरूरत होती है सब स्टेशन बनाने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।